मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और देखिए, आज हम अपनी सिलेबस के बढ़ते हुए क्रम में अपनी अगली क्लास में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने दिया, माइकल फैराडे ने दिया। फॉर्मूला क्या निकला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का, KQ/R²। अब ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमें निकालना हो तब तो हम लोगों ने निकाला KQ/R² था। लेकिन अगर हमें एक से अधिक आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालना हो यानी आवेशीय निकाय का विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम लोग उपयोग करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का। किसका बच्चों? अध्यारोपण के सिद्धांत का। और देखिए, ये अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता था कूलॉम नियम में भी। जब आप लोगों ने कूलॉम नियम में विद्युत बल पढ़ा तो वहां पर भी एक टॉपिक था कि आवेशीय निकाय के कारण विद्युत बल यानी एक से अधिक आवेश हो, एक से अधिक चार्ज हो और सब की वजह से आप लोगों को टोटल फोर्स फाइंड आउट करना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स वैल्यूएट करना हो तो कैसे करोगे। तो मैंने वो टॉपिक वहां ना कराकर यहाँ के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। और जो आपका सिस्टम ऑफ चार्ज है, आवेशीय निकाय है, उसके कारण विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आवेशीय निकाय के कारण विद्युत बल, जिसमें हम लोग करेंगे आपके अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये XOY कोई निर्देश तंत्र है। अभी मैं थ्योरी बोलूंगा, उसके बाद लिखना आप लोग। अभी केवल बोर्ड पे ध्यान रखिए और समझिए। ये XOY कोई निर्देश तंत्र है, द्विम निर्देश तंत्र। और इसके मूल बिंदु पर मैंने कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। हम लोग विद्युत क्षेत्र का जब भी परीक्षण करते हैं तो हम लोग एक ही आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश Q0। हमने एक परीक्षण आवेश Q0 लिया और मैंने यहाँ पर ये कोई आवेशीय निकाय ले लिया। यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर है आवेश Q2 और यहाँ पर माना कोई आवेश Qn है। एक आवेशीय निकाय सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें n चार्जेज है, आपके n आवेश हैं Q1 Q2 से लेकर कहाँ तक, Qn तक। तो आपको पता है कि आपका Q1 भी आपके Q0 पर विद्युत बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब Q1 की वजह से Q0 पर लगे हुए विद्युत बल को हम डिनोट करते हैं F01 वेक्टर। और ये चीज मैंने आप लोगों को कूलॉम के नियम के सदस्य निरूपण में समझाई थी। तो Q1 की वजह से Q0 पर लगा हुआ विद्युत बल F01 वेक्टर। ऐसे ही आपके Q2 के कारण Q0 पर लगा विद्युत बल मैंने डिनोट कर दिया F02 पे वेक्टर। और लास्ट में कौन बचा कि nवा आवेश यानी nth चार्ज, आपके nवे आवेश के कारण लगा हुआ परीक्षण आवेश Q0 पर बल आप लोगों ने डिनोट कर दिया इसको F0n वेक्टर। आराम से दोबारा देखिए, हमें आवेशीय निकाय के कारण विद्युत बल पढ़ना है किसी परीक्षण आवेश Q0 पर। हम लोग इसमें उपयोग करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का। सारे थॉट, सारी थ्योरी में अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी आप लोग देखें, मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले ली 2D XOY द्विम निर्देशांक ज्यामिति ली, जिसमें इसके मूल बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। मूल बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और इसमें कोई आपके आवेशों का निकाय है जिसमें Q1 Q2 से लेकर कहां तक आवेश उपस्थित है, Qn तक। तो Q1 के वजह से Q0 पर बल लगेगा तो मैंने उसको डिनोट कर दिया F01 वेक्टर से। Q2 की वजह से Q0 पर बल लगेगा, उसको डिनोट कर दिया F02 से। तो ऐसे ही Qn की वजह से nवे परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल लगेगा F0n वेक्टर। हमें अब इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। हमें इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। तो अब हम लोग उपयोग करेंगे अध्यारोपण के नियम का। मैं आराम से पूरी थ्योरी बोल रहा हूं, आप लोग गौर से सुने। माना Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेशों का कोई निकाय है। माना Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेशों का कोई निकाय है जिसे द्विम निर्देशांक ज्यामिति XOY में व्यवस्थित रखा गया है। निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है
जिस पर आवेशीय निकाय में उपस्थित, जिस पर आवेशीय निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों की गणना करनी है। तो सभी आवेशों के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल क्रमशः F01, F02 डैश 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 F0n है। ये तो आपके इस टॉपिक की भाषा हो गई। अब मैं बोलता हूं अध्यारोपण के सिद्धांत की परिभाषा, जिसको आप इसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो मैं बोल रहा हूं कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग होता है। क्या बोला मैंने कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो थॉट हो गया जो आप लिखोगे। अब क्लियर आ जाए तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको अगर इस परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी बल ज्ञात करना है तो क्या करो, सभी आवेशों के कारण जो अलग अलग बल लग रहे हैं F01, F02 से लेकर F0n तक, उन सबको जोड़ दो और योग कैसा करो, सदिश योग। सदिश योग क्यों करेंगे, क्योंकि विद्युत बल एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि नहीं होती तो हम लोग करते बीजगणितीय योग। कैसा बच्चों, बीजगणितीय योग। क्लियर। तो बढ़े, अब आप लोगों को ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है तो इसको लगाओगे बाद में, पहले सभी बलों के मान निकालो। तो देखिए, तो उतनी भाषा लिखने के बाद में आपके आवेश Q1 के कारण आपका परीक्षण आवेश, आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल, आपके आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश पर Q0 पर लगा विद्युत बल डिनोट करेंगे F01 वेक्टर से। फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्युत बल का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे Q0, Q1 अपॉन R01 1 का स्क्वायर, R01 1 पे कैप। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या समस्या है, R01 1 Q0 के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष पहले आवेश का स्थिति सदिश R01 1 वेक्टर, दूसरे आवेश का R02 वेक्टर और nवें आवेश का R0n वेक्टर। पहले आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R01 वेक्टर, दूसरे आवेश का R02 वेक्टर और nवें आवेश का R0n वेक्टर। तो आपके लिए दूरी क्या आ गई, R01 का स्क्वायर और साथ में R01 पे कैप। ओके, वाह। अब किसकी बारी है, आपके आवेश Q2 के कारण Q0 पर लगा विद्युत बल। अब आप लोगों को Q2 के कारण निकालना है तो F01 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 1 के कारण था और ये 2 के कारण, तो F02 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। Q1 की जगह पर क्या होगा बच्चों, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 पे कैप। दूसरे आवेश के लिए स्थिति सदिश है R02 और Q1 आवेश के कारण ये था तो Q2 के कारण Q1 की जगह पे Q2 और 2 चल रहा है तो 1 की जगह पर क्या हो गया 2। और इसी प्रकार आपके n वे आवेश, इसी प्रकार n वे आवेश Qn के कारण, इसी प्रकार n वे आवेश Qn के कारण आपके किस पर, Q0 पर। और Q0 कौन है, परीक्षण धनावेश और इसका परिमाण क्या होता है बच्चों, 1 कूलम, क्योंकि इसका पूरा नाम है एकांक परीक्षण धनावेश। तो कारण Q0 पर लगा विद्युत बल। अब इस पर लगा हुआ विद्युत बल निकालिए। तो nवा आवेश है तो F0n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और साथ में R0n पे कैप। क्लियर।
तो आप लोगों ने क्या किया है कि आपके सभी आवेशों के कारण Q1 Q2 से लेकर Qn तक सभी आवेशों के कारण Q0 पर लगे हुए अलग अलग बलों को ज्ञात कर लिया। अब हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो अब हम लोग परिणामी बल ज्ञात करने के लिए बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अध्यारोपण का नियम। कौन सा? अध्यारोपण का नियम। तो अतः आपके अध्यारोपण के नियम से आपके परीक्षण आवेश, अध्यारोपण के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगा परिणामी विद्युत बल। अब आप लोगों को अध्यारोपण के सिद्धांत से परीक्षण आवेश Q0 पर लगा हुआ परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो बोलिए क्या फॉर्मूला है? आप लोगों को परिणामी बल F ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला है? सभी बलों का सदिश योग। अध्यारोपण का सिद्धांत यही तो कहता था कि किसी भी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात करना है तो उस पर लगने वाले अन्य सभी आवेशों के कारण बलों का सदिश योग कीजिए। तो F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डैश 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 F0n वेक्टर, सबके मान रखिए। तो मान रखने पर अब हम लोग सबके मान रखते हैं। तो F वेक्टर बराबर F01 की वैल्यू है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 पे कैप प्लस में अब F02 की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और साथ में R02 पे कैप। और ऐसे ही nवें आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और साथ में R0n पे कैप। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको इस सब में से कॉमन क्या दिख रहा है? जो आप लोगों को कॉमन दिख रहा है ये नेट फोर्स हो गया, तो इसलिए F नेट लिख सकता हूँ। तो F नेट इक्वल टू सब में से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो आप लोगों को साफ साफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा होगा और दूसरा दिख रहा होगा Q0। दिख रहा है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 सब में है, कॉमन ले दिया। तो यहाँ पर क्या बचा? Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और साथ में R01 पे कैप। आपका यहाँ पर क्या बचा? Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और साथ में R02 पे कैप। और यहाँ पर क्या बचा? Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n पे कैप। क्लियर बच्चों? अब देखिए जब आपको पता है इन सब का योग हो रहा है, संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से और कहाँ तक? n तक। मतलब हमें हर एक पद की वैल्यू पता है, हर एक स्टेप की वैल्यू पता है कि फर्स्ट स्टेप की वैल्यू ये, सेकंड की ये, थर्ड की ये आएगी, फोर्थ की ये आएगी, क्योंकि ये एक सीरीज है और इस सीरीज में मैं हर एक स्टेप की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब मैं हर एक स्टेप की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो अब इस पूरे के पूरे सम को, पूरे के पूरे योगफल को मैं समाकलन में व्यक्त करूंगा या समेशन में? तो बच्चों याद रखिए जब आप लोगों को योगफल में हर एक पद का मान पता हो, हर एक स्टेप की वैल्यू पता हो, नॉन वैल्यू हो, तो आप लोग उसको समेशन के रूप में व्यक्त करेंगे। और समेशन की फॉर्मों में कैसे व्यक्त करेंगे? तो जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Qn नॉट। अब आप लगा दीजिए समेशन, नीचे अपनी तरफ से i इक्वल टू, बोलिए i के मतलब है जो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, जो नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से और कहाँ तक? n तक। तो i इक्वल टू 1 to n, 1 से चेंज हो रहा है कहाँ तक? n तक। और जहाँ जहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है वहाँ पर i लिख दीजिए। Q1 Q2 Q3 चेंज हो रहा है तो Qi। r नॉट तो चेंज हो ही नहीं रहा, नॉट तो सब जगह नॉट है। 1 2 3 ये हो रहा है तो R0 i स्क्वायर है और साथ में R0, नॉट के बाद में 1 2 3 तो R0 i और साथ में कैप। तो बोलिए ये परिणामी विद्युत बल निकला कि नहीं निकला? क्लियर? तो आगे लिखूं उससे पहले एक बार से फिर समझ लीजिए, हमें पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? जब भी आप लोगों को किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी हो, जब भी आप लोगों को किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर
आवेशीय निकाय के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल उन सभी आवेशों के द्वारा लगे हुए अलग अलग विद्युत बलों का सदिश योग होता है। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। हम लोगों ने एक आवेशीय निकाय लिया जिसमें Q1 Q2 से लेकर Qn तक आवेश है। निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर मैंने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा जिस पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल क्रमशः F01 F02 से लेकर F0n तक हैं। क्लियर? अब ये यहां से यहां तक है। अब आप लोग क्या करिए, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है तो उसके लिए सभी आवेशों के कारण विद्युत बल निकालिए। सबसे पहले मैंने आवेश Q1 के कारण Q0 पर लगा विद्युत बल निकाला। फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर साथ में R कैप। Q1 का स्थिति सदिश R01 वेक्टर, Q2 का R02 वेक्टर, Qn का R0n वेक्टर। तो आपके आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और साथ में R01 पे कैप। ऐसे ही Q2 के कारण तो 1 की जगह पर 2 हो गया, n के कारण जो नंबर 1 2 था उसकी जगह पर n हो गया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से लगा हुआ परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है तो सभी आवेशों के द्वारा लगे हुए विद्युत बलों का कैसा योग कर दिया आप लोगों ने, सदिश योग, यानी वेक्टर एडिशन किया। सबकी वैल्यू रख दी मैंने। सबकी वैल्यू रख के जरा देखिए इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, अलग लिखा। Q0 सब में है, अलग लिखा। यहाँ पर क्या बचा, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 पे कैप, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 पे कैप, Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n पे कैप। क्लियर? अब देखिए जब आपके सामने ऐसा एडिशन हो, ऐसा योगफल हो जिसमें हर एक वैल्यू पता है आपको और सबको एक निश्चित पद में लिखना है तो आप लोग समेशन का उपयोग करेंगे। समाकलन एंड इंटीग्रेशन का कब यूज करते हैं, जब आपको एक छोटे से अल्पांश से पूरा परिमाण निकालना हो किसी भी भौतिक राशि का, तब हम लोग समाकलन का उपयोग करते हैं। तो समेशन का उपयोग किया, i इक्वल टू, नंबर चेंज हो रहा है 1 2 से लेकर n तक, तो i इक्वल टू 1 to n। जहां जहां पर नंबर चेंज हो रहा है वहां पर i लिख दो। Q1 Q2 Qn तो Qi, R01 तो 1 की जगह पे i, यहाँ पर 1 है 1 की जगह पे i, मतलब 1 2 3 चेंज हो रहा है। तो अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आपके आवेशीय निकाय के कारण, अतः आवेशीय निकाय के कारण परिणामी विद्युत बल, आप लोगों को परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना हो तो हम लोगों ने अब फाइनली क्या रिजल्ट निकाला, आप लोगों ने परिणामी विद्युत बल निकाला F नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में Q0 और समेशन I इक्वल टू 1 to n, आपका Qi अपॉन R0 I का स्क्वायर और R0 I पे कैप, Qi अपॉन R0 I का स्क्वायर और R0 I पे कैप। इस तरह ये आप लोगों का परिणामी विद्युत बल निकला। क्या निकला बच्चों, परिणामी विद्युत बल। और आप लोगों के लिए ये लीजिए मैं इसको और सही तरीके से लिख देता हूँ फॉर्मूले को ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए F नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, यहाँ पर समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन R0 I का स्क्वायर और साथ में R0 I पे कैप। क्लियर बच्चों? आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और फटाफट से लिख लीजिए, क्लियर कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर? लिखिए जरा। चलिए बच्चों, हालांकि आप ऐसा करना, जो आपकी प्लेबैक स्पीड है उसको स्लो करके या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और देखिए जो मेहनत की है ना वो इसी में की है। जो आवेशीय निकाय के कारण विद्युत बल में हम लोगों ने मेहनत कर ली तो अगले टॉपिक की मेहनत कम हो गई। देखो कैसे हम लोग अब पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल नहीं, हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखो कितना आसान हो गया।
आप लोगों को ना ऐसा लगेगा कि यार इतना आसान कैसे हो गया ये टॉपिक। देखिए जरा, अब हमें पढ़ना है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या अंतर आएगा केवल कि एक आवेशीय निकाय है जिसमें Q1 Q2 से लेकर Qn तक है, आपके मूल बिंदु पर परीक्षण आवेश है Q0, और इन सब की वजह से इस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र हैं, जरा देखिए गौर से, विद्युत क्षेत्र है E01, E02 और E0n। जरा देखिए क्या अंतर आया, केवल F की जगह पर E हो गया कि आपके Q1 आवेश की वजह से लगे हुए विद्युत क्षेत्र को E01 कह दिया, Q2 के कारण E02 कह दिया और Qn के कारण E0n कह दिया। क्लियर? अच्छा, अध्यारोपण के सिद्धांत में कोई चेंज नहीं। क्या आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत कि आवेशों के निकाय के कारण एक बिंदु आवेश पर लगा परिणामी विद्युत क्षेत्र, लगा परिणामी विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण लगे विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होता है। क्यों सदिश योग? क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर? तो देखो कैसे इसी डेरिवेशन में हमारा अगला डेरिवेशन हो जाता है। हमें विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, तो अब आप लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सभी आवेशों के कारण लगे हुए विद्युत क्षेत्रों को निकालिए। तो आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर, अच्छा शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने पहले जो पढ़ा वो कूलम के नियम के लिए आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल था। अब हम लोगों ने जो विद्युत क्षेत्र पढ़ा है उसमें एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ था, ये वाला आवेशीय निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन एक जैसी ही है, अभी क्लियर हो रहा है उसी के साथ, सेम भाषा, कोई अंतर नहीं। अंतर है केवल क्या कि विद्युत बल की जगह पर विद्युत क्षेत्र और F की जगह पर E, F की जगह पर E। तो देखिए आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल नहीं, विद्युत क्षेत्र। यहां पर F की जगह पर E, E01 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है KQ/R², तो K का मान 1/4πε0। अब विद्युत क्षेत्र में ना ये Q0 नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र में Q0 नहीं आएगा, केवल कौन आएगा? Q1। चेंज समझ में आ गया? तो E01 बराबर 1/4πε0 Q1/R01 का स्क्वायर R01 पे कैप। अब आवेश Q2 के कारण, अब किसकी बारी है? आवेश Q2 के कारण Q0 पर लगा विद्युत बल, तो फिर से Q0 हट जाएगा और E की जगह F की जगह पर E02। अब nवे आवेश के कारण Qn पर Qn के कारण Q0 पर लगा विद्युत बल, अच्छा विद्युत बल की जगह पर विद्युत क्षेत्र और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र, तो F की जगह पर क्या होगा बच्चों? E, और यहां से Q0 हट जाएगा। ठीक है, बाकी सब ज्यों की त्यों, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए जरा, चूंकि E बराबर 1/4πε0 Q/R² और R कैप सदिश रूप में। सोच रहे होंगे ये क्या बीमारी है? बीमारी नहीं है ये, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था KQ/R², विद्युत क्षेत्र का, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था KQ/R²। K का मान 1/4πε0 Q/R² और वेक्टर फॉर्म के लिए, सदिश रूप के लिए R कैप। क्लियर? अच्छा, अब आपके nवे आवेश के कारण आ गया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से परीक्षण आवेश Q0 पर लगा परिणामी विद्युत बल नहीं, विद्युत क्षेत्र, तो F की जगह पर E, E01, E02 और E0n। क्लियर? अब कहीं ऐसा मत करना कि अपनी कॉपी में जो आप लोगों ने पहले डेरिवेशन लिखा है उसी पे F की जगह पे E कर दो, ऐसा नहीं, दोबारा लिखना है पूरा डेरिवेशन। तो मान रखने पर आपका F नेट Q0 तो कहीं पर भी आएगा ही नहीं, पहले में Q1, दूसरे में Q2 और तीसरे में Qn लास्ट वाले में। तो जब तुम सब में से कॉमन लोगे, अब Q0 तो है नहीं, तो केवल कौन कॉमन आएगा? 1/4πε0। यहाँ पर E कर दीजिए, यहाँ पर E कर दीजिए। सब में से कॉमन क्या ले लिया? 1/4πε0। सबके समेशन को ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर भी क्या चेंज आया कि आपके आवेशीय निकाय के कारण परिणामी विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो F की जगह पर बोलिए क्या हो जाएगा? E नेट बराबर 1/4πε0 Q0 आएगा नहीं, तो I बराबर 1 to n QI/R0I का स्क्वायर और साथ में R0I पे कैप। यस या नो? तो बताइए, डेरिवेशन एक पढ़ना है और कितने क्लियर कितने हो गए? 2। तो ऐसे करके आप लोगों को ढंग से अच्छी तरह पढ़ना है। तो आप लोग एक बार पूरा मैं अब रिपीट करा देता हूँ। देखिए
एक आवेशीय निकाय है Q1 Q2 से लेकर Qn आवेशों से बना हुआ, उनको किसी परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इनकी वजह से इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, सभी आवेशों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा। आप लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फाइंड आउट करना है। तो सब हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि आप लोगों को अगर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स या सभी इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम कीजिए, वेक्टर एडिशन कीजिए, यानी सदिश योग कीजिए। तो हमें सदिश योग करना है तो पहले हम लोगों ने Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगा विद्युत क्षेत्र निकाला। फॉर्मूला ये होता है, पहले आवेश के लिए Q1 R01 का स्क्वायर और R01 पे कैप। फिर आवेश Q2 के कारण निकाला हम लोगों ने, Q2 के कारण निकाला, फिर nवे आवेश Qn के कारण निकाला, और परिणामी निकालने के लिए सबको हम लोगों ने जोड़ दिया, सबको जोड़ा। तो सभी पदों में से कॉमन क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 पे कैप, ऐसे ही Q2 वाला, Qn वाला, और सबके योग फल को हम लोगों ने किस में व्यक्त कर दिया, समेशन में। समेशन में कैसे, जहाँ जहाँ पर संख्या बदल रही है वहाँ पर I लिख दिया, Q1 Q2 Qn तो QI, R01 R02 R0n तो R0I। अच्छा, I की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, तो I = 1 to n। क्लियर, ऐसे करके हमारे दोनों डेरिवेशन क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पहले चैप्टर में आज के बाद, क्योंकि हमें आज की क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लियर करा के केवल एक क्लास का मैटर छोड़ूंगा, और हमारी अगली क्लास में हम आप लोगों को इस चैप्टर को खत्म करा देंगे। और उसके बाद बमुश्किल एक आध क्लास और होगी जिसमें हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। इस तरह हम इस क्लास के अलावा अगली 2 क्लासों में या लास्ट एक क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रेगुलर पढ़ना, सारी क्लासें रेगुलर देखना, सारी क्लासें रेगुलर देखते हुए ढंग से पढ़ना, एक एक पॉइंट को समझते हुए आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात, जैसा कि मेरे सामने कुछ बच्चों की समस्याएं आई थी कि सर आपके बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है और थोड़ी बोर्ड पर क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर इस चीज़ के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से मैं अपने गाँव में फंसा हुआ हूँ और मेरे पास गाँव में ज़रूरी संसाधन नहीं है। केवल जो मेरे पास विकल्प के तौर पर संसाधन है मैं उन्हीं से आप लोगों तक ये क्लासें पहुंचा पा रहा हूँ। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही मेरे पास मेरे ज़रूरी सारे संसाधन आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं शहर से यहाँ आया था मेरे सारे संसाधन शहर में ही रह गए और वापस जाना हो नहीं पाया, तो इसलिए मेरे पास ज़रूरी संसाधन यहाँ गाँव में नहीं है। फिर भी मुझसे जितना बेस्ट हो सकता है क्वालिटी से संबंधित आपके बोर्ड की हो चाहे आवाज़ की हो, मैं आप लोगों तक सही पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, लेकिन इतना यकीन रखिए कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए वॉइस की क्वालिटी, आप लोगों के लिए बोर्ड की क्वालिटी A+ मिलेगी, डोंट वरी रहिए। और हो सकता है हम आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी खुशखबरी और लेकर आएँ लॉकडाउन खत्म होते ही कि हमारे सिलेबस में हम आप लोगों के लिए क्या क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या और अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के लिए नॉलेज पाने के लिए बहुत अच्छा साधन मिल जाए और आप लोग अच्छी तरह मेहनत करके और ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर सके। अब वो चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऐप के माध्यम से हो, चाहे जो भी हो, फिलहाल हम आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग बोर्ड पर फोकस रखिए। आप लोगों को सारा ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्लियर करते चलिए। तो जरा देख लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों, चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र से संबंधित हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कुछ था हम लोग मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल करना अभी बच्चों बाकी है। कहीं आप लोग ये कहोगे सर आपने पहले न्यूमेरिकल के लिए कहा था और कराते नहीं है, हम कराएंगे। न्यूमेरिकल सारे होंगे अभी, आप टेंशन ना करें। तब तक के लिए अपने टॉपिक हम लोग पढ़ ही रहे। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये हमें पढ़ना है। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं ताकि ये चीज़ हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी आवेश के चारों ओर कोई पॉइंट चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग एक एरिया होता है, चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई भी अदर चार्ज एंटर करेगा, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज एंटर करेगा, कोई भी बाह्य आवेश आएगा, तो वो आवेश निश्चित तौर पर किसी विद्युत बल का अनुभव करेगा। अब चाहे वो विद्युत बल आकर्षण की प्रकृति का हो यानी अट्रैक्शन फोर्स हो, या प्रतिकर्षण की प्रकृति का हो, या रिपल्सन फोर्स हो, यानी फोर्स तो वो अपने आप पर फील कर रहा है कि मुझ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, मुझ पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर विद्युत क्षेत्र की वजह से आपके ये किसी आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें मैंने कोई आवेश रख दिया ये, तो इस के विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक विद्युत बल लगेगा F बराबर QE। लगता है बच्चों, F बराबर QE विद्युत बल लगेगा। तो इस विद्युत बल की वजह से निश्चित तौर पर ये आवेश गति करेगा, इस विद्युत बल के कारण ये आवेश गति करेगा, और ये आवेश गति करेगा तो उसकी गति का एक पथ भी होगा, और जिस पथ का निरूपण आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ये अपने मोशन कर पाएगा, यानी अपने किसी पथ पर गति कर पाएगा, और इसके पथ का निर्धारण किसकी वजह से होगा? विद्युत क्षेत्र की वजह से। जैसे अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो आपके इस आवेश की गति भी इधर होगी, विद्युत क्षेत्र इधर है तो इस आवेश की गति भी इधर होगी। तो ये चीजें निरूपित होती हैं, निर्धारित होती हैं आपके आवेश के कारण लगे विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अभी कहा कि आपके विद्युत क्षेत्र की वजह से किसी आवेश पर विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल की वजह से आवेश गति करेगा, और गति करेगा तो आवेश की गति के पथ का निर्धारण विद्युत क्षेत्र की वजह से होगा। तो बस यहीं से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा निकलती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश का वह काल्पनिक पथ, का वह काल्पनिक और निष्कोण पथ, देखिए निष्कोण पथ या निष्कोण वक्र कह सकता हूं, निष्कोण पथ या निष्कोण वक्र, वह निष्कोण और काल्पनिक पथ जिस पर आवेश गति करे उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। गौर से सुनिए दोबारा, मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं कि किसी, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगे विद्युत बल के द्वारा, विद्युत बल के द्वारा आवेश गति करता है, और आवेश का वह निश्चित काल्पनिक, वह निश्चित काल्पनिक और निष्कोण वक्र, यानी जिसमें कोण ना बन सके, निष्कोण वक्र जिस पर आवेश गति करे उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसको विद्युत बल रेखा भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है विद्युत फ्लक्स रेखा। विद्युत फ्लक्स रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो देखिए, अब ये तो रही फिजिक्स के हिसाब से परिभाषा, लेकिन सामान्य तौर पर विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई है रेखा। आप लोगों को इस बोर्ड पर विद्युत क्षेत्र डिनोट करना है। कैसे करोगे? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? ये जा रहा गुरुजी, ऐसे ही तो कहोगे। मैंने कहा विद्युत क्षेत्र इधर से और इधर आ रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ये लीजिए सर, ये जा रहा। आप लोगों ने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए कुछ रेखाओं का उपयोग किया। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए कुछ रेखाओं का उपयोग किया, उन्हीं को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी अगर हम सामान्य तौर पर परिभाषा निकाल दें अपनी सामान्य भाषा में, विद्युत क्षेत्र को निरूपित, विद्युत क्षेत्र को दिशा सहित निरूपित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब विद्युत क्षेत्र के बारे में जो सारे फैक्ट आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है, इन परिभाषाओं के अलावा वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, लिखाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सारे पॉइंट समझिए। सबसे पहला,
आप लोग जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बिंदु आवेश के कारण व्यक्त करो तो बिंदु आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब देखो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है सब जगह कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, पढ़ा है सब जगह। ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, यानी आपके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। बट क्यों, एक सिंपल सा लॉजिक दूंगा, क्लियर हो जाएगा। आप लोग जब भी विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करते हो तो कौन लाते हो, एक परीक्षण आवेश, जिसका पूरा नाम है एकांक परीक्षण धनावेश। आप लोगों ने इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए परीक्षण धनावेश को लाए, तो इसकी प्रकृति प्लस है या नहीं है। अब ये प्लस क्यू इस परीक्षण धनावेश को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, निश्चित तौर पर प्रतिकर्षित। तो देखिए ऐसे ही तो करते हैं प्रतिकर्षित, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर, बाहर की ओर हो गई। तो क्या कहा मैंने कि आप लोग बिंदु आवेश की वजह से जब विद्युत क्षेत्र निरूपित करोगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है। क्यों, क्योंकि वह प्लस क्यू आवेश को, परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर। ऐसे ही परीक्षण आवेश यहाँ पर रखिए, तो ये माइनस क्यू आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित। तो देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ की ओर हो गई, अंदर की ओर। क्लियर। तो एक पॉइंट निकला विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, उनमें पहला पॉइंट कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। क्यों, परीक्षण आवेश के कारण। क्लियर हो गया। दूसरा, अब एक नाम लूंगा मैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये नाम मेरी जस्ट अगली क्लास का ही मेन टॉपिक है। मेरी अगली क्लास में मैं आप लोगों को केवल वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाऊंगा और जो इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव में बस अभी मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा कि दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है, प्रकृति विजातीय है, यानी एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा। दोनों की वैल्यू सेम है, क्यू क्यू, परिमाण समान है और विजातीय है, यानी अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो देखिए प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, बाहर निकलेंगी और ऋणावेश में प्रवेश करेंगी। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह होंगी आपके विद्युत द्विध्रुव के कारण, ऐसे। क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निष्कासित होकर, धनावेश से निर्गत होकर आपके ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। और अगर तीसरा पॉइंट, मैंने सजातीय आवेश ले लिया, क्या ले लिया, सजातीय आवेश। तो मान लीजिए ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, आपको पता है प्लस क्यू से बाहर की ओर निकलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो बोलिए ऐसे आएंगी कि नहीं आएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी प्रतिकर्षित होंगी। तो इन दोनों के बीच में एक बिंदु ऐसा आएगा जिस बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इन दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु ऐसा आएगा जिस बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जिसे हम लोग कहेंगे उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपल्ट कर रहे हैं, आपके प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो पॉइंट बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखा परिभाषा बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है जिसकी वजह से आवेश गति करता है। तो इस बल के कारण आवेश जिस पथ पर गति करता है, जिस निश्चित काल्पनिक और निष्कोण पथ पर गति करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र को दिशा सहित निरूपित करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को दिशा सहित निरूपित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। वैद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती हैं।
सजातीय आवेशों के बीच में एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कितने पॉइंट हो गए? 3 लिख लिए। अब अगले पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जरूरी थोड़ी ना कि विद्युत क्षेत्र रेखा सीधी भी हो। अगर मान लो कहीं पर विद्युत क्षेत्र मुड़ रहा है तो विद्युत क्षेत्र रेखा वक्रीय भी होगी, कर्व के रूप में भी होगी, वक्रीय भी होगी। तो अगला पॉइंट है कि विद्युत, गौर से सुनना, अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा समझा रहा हूं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसका कोई भी बिंदु ले लीजिए और इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। 5वां पॉइंट, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगला पॉइंट क्या है? 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। कैसे? ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन्होंने एक दूसरे को काटा, तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, इधर आई, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। इस स्पर्श रेखा के लिए, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए स्पर्श रेखा ऐसे आएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। एक ही बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आई? 2, जो पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में संभव है, तो 2 दिशाओं में संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। 6वां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करेंगी। ये केवल सतत वक्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सतत वक्र का। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करेंगी, केवल किसका निर्माण करेंगी? सतत वक्र का। देखिए कैसे, बंद लूप का मतलब ये प्लस क्यू आवेश है, इसे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर जा रही है, तो सोचिए अगर ये बाहर जाकर घूम घाम के वापस इसमें प्रवेश कर जाए तो बंद लूप का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी धनावेश में प्रवेश करती है? नहीं। तो प्रवेश किस में करती है? ऋणावेश में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश, ऋणावेश, इसने ऋणावेश में प्रवेश किया, तो बताइए क्या इस विद्युत क्षेत्र रेखा ने बंद लूप का निर्माण किया? इस विद्युत क्षेत्र रेखा ने बंद लूप का निर्माण नहीं किया। क्लियर बच्चों? अच्छा, कितने पॉइंट हो गए? 6। अब उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी, तो क्या कहा जाता है कि आवेश के पास विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। प्रबल तो इसलिए क्योंकि ये सघन है। आवेश के पास विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाता है। आवेश के पास विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाता है। आवेश के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। देखो सघन है कि नहीं? आवेश के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं और दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल हो जाती हैं। क्लियर? आवेश के पास विद्युत क्षेत्र सघन है और विद्युत क्षेत्र प्रबल है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है। दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल हैं। अगला पॉइंट, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगला पॉइंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और समांतर है तभी तो एक समान है, अगर समांतर नहीं हो तो क्या एक समान होगा? जैसे सोचिए यहाँ पर है, क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान है? नहीं है। यहाँ पर प्रबल है, यहाँ पर दुर्बल है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्लियर? अब मैं सारे पॉइंट एक बार रिवाइज करता हूँ, गौर से सुनिए। विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं से व्यक्त किया जाता है, जिन काल्पनिक रेखाओं से व्यक्त किया जाए, जिन काल्पनिक पथों से व्यक्त किया जाए, जिन पर आवेश गति करता हो,
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, ऋणावेश में अंदर प्रवेश करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती, केवल सतत वक्र का निर्माण करती हैं। केवल कंटिन्यूअस कर्व ही बनता है, आपका क्लोज लूप नहीं बनता, बंद लूप का निर्माण नहीं होता। क्योंकि अगर बंद लूप का निर्माण होता तो विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से जाकर धनावेश में ही प्रवेश कर जाती, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, सजातीय आवेशों के बीच में एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है। आपका आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र प्रबल और दूर जाने पर विरल दुर्बल हो जाता है। आवेश के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन, दूर जाने पर विरल हो जाती हैं। आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्लियर बच्चों? देखिए, अब हम लोग यहाँ तक विद्युत क्षेत्रों से संबंधित सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। अब हमारा शुरू होगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव से पहले हम अगली क्लास में आप लोगों को एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, जितने भी हो सकेंगे, एक दो या ज़्यादा इससे संबंधित। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को ढंग से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए, तो आप लोगों को उसका समाधान तुरंत मिलेगा। ढंग से पढ़ते रहिए और अगली क्लास का इंतजार करिए। क्लास पूरी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, लाइक भी करिए और करवाइए। थैंक यू।